याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा साइन इनवर्स 1/x है तो वो कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, या कहीं पे कॉसेक इनवर्स x लिखा हुआ है तो वो कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा है तो वो साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। इस टाइप से चीजों को हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। फिर कौन आया लेट, इतना होगा तो उसको आपको लिखना है सेक इनवर्स x, है कि नहीं। तो कॉसेक इनवर्स 1/x कहीं पर होगा तो आप उसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, बस उसका x डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, कॉट वाले में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कॉट इनवर्स x को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव होगा, मतलब कि ऐसा टाइप होगा कि कॉट इनवर्स 2 है तब तो डायरेक्ट लिख दो tan इनवर्स 1/2, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर हमको पाई ऐड करना पड़ेगा। चलिए फिर आगे, ये भी प्रॉपर्टीज हमने देख लिया था, इसको बोलते हैं -x प्रॉपर्टी। तो साइन, टैन और कॉसेक तीनों ऑड फंक्शन होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि सिंस ये ऑड फंक्शन है कि नहीं, तो इसका मतलब f ऑफ -x माइनस f ऑफ x हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑड है तो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तीनों में माइनस बाहर का रास्ता देख लेता है, सीधा बाहर आ जाता है और कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं आते, है कि नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे बाकी के 3 फंक्शन की, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की, है ना। तो इसमें क्या होता है, माइनस तो आता है बट पाई आ जाता है, पाई, है ना। तो कॉस इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस सेक पाई माइनस कॉट, ये पाई आता है यहाँ पर। तो इसीलिए कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स को हम लोग नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नहीं इवन होता है नहीं ऑड होता है। अच्छा, दूसरा चीज इससे भी देख सकते हो कि इसके ग्राफ से भी आप देख सकते हो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स क्या होता है ना, ये आपका ऑड फंक्शन होता है। मैंने आपको बताया था ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब 0 के रिस्पेक्ट। तो आपको याद होगा साइन इनवर्स का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं। ये π/2, ये -π/2 और ये -1 और ये 1। तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ओरिजिन के इधर जो चीज है वही चीज इधर सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक, कंफर्म ये ऑड फंक्शन है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। ऑलराइट, यहां तक हमने देख लिया था, है ना। उसके बाद आती है, अब आज यहां से शुरू करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। इसको बोलते हैं π/2 प्रॉपर्टी। देखो, बोलते नहीं, मतलब बस मैं आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं π/2 प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आप देख सकते हो सबका रिजल्ट π/2 ही आता है। तो बस आपको पेयर ध्यान में रखना है। तो पहले एक बार लिखे, फिर मैं इसका प्रूफ बताता हूं। सारे बच्चे लिखेंगे, है ना। पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये π/2 होगा। अगर वही बात है, अगर x डिफाइंड है तो x डिफाइंड कब होता है साइन और कॉस इनवर्स में, -1 to 1। tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, ये तो ऑलवेज π/2 होता है, चाहे x कुछ भी हो जाए, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर होता है। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, है ना, ये भी आपका क्या होता है, π/2 ही होता है कि नहीं। सर फिर इनमें फर्क क्या होता है, इनमें सभी में तो π/2 ही होता है। अभी फर्क बताता हूं बेटे, अभी लिख लिया आपने इसको। यस सर। तो देखिए, इसमें फर्क ये होता है कि कहीं पर अगर लिखा है, देखो साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, तो हम क्या इसको π/2 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। लेकिन कहीं पर लिखा है tan इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 2, तो इसको हम π/2 लिख सकते हैं। ये फर्क है सबसे बड़ा। मतलब क्या है फर्क, कि सबका डोमेन अलग अलग है। मेरे लॉजिक समझ रहे हो कि हम साइन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स 2 को π/2 नहीं लिख सकते, जबकि यहां पर x सेम है,
कंडीशन तो यही है कि जो x यहाँ है वही x यहाँ होना चाहिए। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये पाई बाय 2 नहीं होगा, बिकॉज 2 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। जबकि tan इनवर्स कॉट इनवर्स के डोमेन में 2 आता है, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर को फॉलो करता है, इसीलिए इसको पाई बाय 2 लिखना सही है, इसको लिखना नहीं है। ये फर्क है बेटा। क्लियर हुआ भावना? यस सर। चलिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है? बस पेयर ध्यान रखना है। क्या? कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का पेयर होगा अगर एक्स सेम है और डिफाइंड है तो पाई बाय 2, tan इनवर्स कॉट इनवर्स पाई बाय 2, कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स पाई बाय 2। इसका मतलब हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि कल के डेट में मान लो मुझे साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या लिखेंगे इसको? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे करके लिखेंगे। या फिर कहीं पर कॉस इनवर्स एक्स दिखा तो यू कैन राइट दिस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं? तो ये भी नीचे एग्जांपल्स में लिख लो। दूसरा ये भी एग्जांपल लिख लो कि साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 पाई बाय 2 नहीं होगा, tan इनवर्स 2 कॉट इनवर्स 2 पाई बाय 2 होगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब हम इसके थोड़े से कि क्यों ऐसा होता है ना, दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा समझाओ। चलो, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखेंगे बेटे, तो हम फर्स्ट वाले प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलर वे से आप सारे प्रूफ कर सकते हो। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है? पाई बाय 2 है कि नहीं बेटा? तो हमने क्या किया, जैसे साइन इनवर्स कोई ना कोई एक एंगल होगा तो हमने उसको थीटा मान लिया। लेट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो मैं बोलू साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? तो साइन थीटा एक्स हो जाएगा, होगा ना? साइन थीटा क्या हो जाएगा? एक्स आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से साइन थीटा एक्स आ गया। अब मैं बोलू इस साइन थीटा को आप क्या करो, कॉस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, कॉस के फॉर्म में, है ना? तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो यहां से एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स, देखो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाँ लिख सकते हैं। फिर मैं बोलू पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? तो ये कॉस इधर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा को राइट में ले गया, कॉस इनवर्स को लेफ्ट में लाया, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, या फिर कॉस इनवर्स को उधर ही रहने दो, थीटा को राइट में ले गया तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स। ठीक है, अब थीटा है क्या? तो थीटा आपने लेट कर रखा है, यह है साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, है ना? तो यही तो प्रूफ करना था अपने को, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ क्या? लिख लो इस प्रूफ को सारे बच्चे, प्रूफ लिख लेंगे बेटे। आपके नोटबुक में होना चाहिए। हो गया? डन? है ना? अब कुछ इस पर बेसिक्स एग्जांपल्स क्या आएंगे, इस पर जो बेसिक्स एग्जांपल्स आएंगे कुछ इस टाइप से आएंगे।
देखो जैसे आपको कहीं पर मिला साइन इनवर्स है ना 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस के टर्म में है। दूसरी बात, जो आर्गुमेंट यहाँ मतलब जो एक्स यहाँ है वही एक्स यहाँ होना चाहिए। और तीसरा चीज कि ये -1 to 1 के बीच में होना चाहिए। तो है 1/3। बताना है क्या? बताना नहीं है, आपको चेक करना है, ये बताना नहीं है बेटे, चेक करना है कि है या नहीं। अगर है तो डायरेक्ट इसको आंसर लिख दो π/2। अगर tan, हाँ तो अगर tan का फॉर्म है और cot का, तो tan का cot के साथ पेयर चलेगा। तो tan इनवर्स, अब यहां पर कुछ भी आ जाए एनीथिंग, मान लो यहां पर मैंने ले लिया 10 की पावर 10, ठीक है, और यहां ले लिया cot इनवर्स 10 की पावर 10, क्योंकि ये तो सारे रियल नंबर में π/2 होता है, तो सीधा इसको π/2, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, अब ये तो बेसिक एग्जांपल, अभी इस पर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। सिमिलरली अगर सेक इनवर्स को क्या सिर्फ -1 to 1 में नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट मैंने ले लिया सेक इनवर्स √2 है ना प्लस कॉसेक इनवर्स √2, बताओ ये π/2 होगा या नहीं होगा? यस और नो बताओ। यस सर, यस सर। ये π/2 होगा, क्यों होगा? यस सर। बिकॉज ये √2 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.414, मतलब ये 1 के बाहर होती है, तो इसका आंसर π/2 आएगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल सब थे, है ना। अब हम थोड़ा सा अपना लेवल्स को हाई करते हैं और हम करेंगे आज कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस अच्छे। तो सबसे पहले लिखो एग्जांपल, ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें बोल रहा है कि इफ साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस π/2 है फॉर mod x 0 से ग्रेटर एंड √2 से छोटा, देन x इक्वल्स होगा। ठीक है, पहले आप लिखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है ना, उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो चलो, आई थिंक सारे बच्चे ने नोट कर लिया होगा, तो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो यहां पे सबसे पहला चीज हमको क्या देखना है कि एक साइन इनवर्स और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ टर्म्स है, नहीं पता क्या है, अभी तो बस दिख रहा है x² ऐसा कुछ टर्म है, प्लस कॉस इनवर्स लिखा हुआ है और ये π/2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है ना, अगर साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग अगर π/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी π/2 हो सकता है ना। अभी देखो ना, यहां अगर x है यहां भी x है, तभी हम π/2 बोलेंगे उसको। अब इसने ऑलरेडी बोल दिया, सपोज दैट मैंने बोल दिया आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स t बराबर π/2 है, तो इसका मतलब x बराबर t होना चाहिए, तभी ये π/2 होगा, है कि नहीं। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग ये π/2 है, इसने बोल रखा है इफ। तो बोल रहा है कि जब x इस रेंज में लाई करेगा तो बताओ x की वैल्यू इसमें से कौन होगी। तो आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये दो टर्म्स इक्वल हो जाए। सिंपल सा लॉजिक। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक तो तरीका क्या है, सिंपल बिना दिमाग लगाने वाला तरीका ये है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी टर्म्स लिखा है उसको इक्वल कर दो कॉस इनवर्स से, वहां से x निकाल लो। तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्यों? आप देख सकते हो यहाँ डॉट 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 लगा है, तो डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये इंफिनिटी तक जाएगा। यहां भी डॉट 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 लगा है, मतलब ये भी टर्म्स पूरा का पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। तो बच्चों आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा क्या
सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास या प्रोग्रेशन एंड सीरीज भी बोलते हैं उसको, वहां पर आपको बताया जाता है जीपी। आपने पढ़ा होगा, एपी पढ़ा होगा, जीपी पढ़ा होगा, एचपी पढ़ा होगा, ये सब। तो जीपी में एक आता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो ये उसी का फॉर्म है। अब कैसे, तो देखो साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है एक बार चेक करो। वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 4, ये लिखा है बेटा। और ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मैं बोलूं ये जो पूरा टर्म्स लिखा हुआ है, एक प्लस एक माइनस ऐसे करके जा रहा है इंफिनिटी तक, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा टर्म अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक जीपी बना रहा है। जीपी का मतलब समझ रहे हो ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई रूल्स बता सकता है, क्या होता है कि A1 A2 A3 ये सब जीपी में तब होते हैं जब इनका कॉमन रेशियोज क्या हो, है ना, रेशियोज कॉमन हो। मतलब A2 बाई A1 बराबर हो A3 बाई A2, ये होना चाहिए। तो आप यहां पर चेक कर लो बेटा, आप क्या करो, इस पूरे टर्म को x से डिवाइड करो, फिर इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करो, देखना इक्वल आ रहा है ना, दिख गया होगा, -x/2 आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो जीपी तो बना रहा है, और कैसी जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म x है और जिसका कॉमन रेशियो कौन बताएगा, बोलो बेटा। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, है ना, -x/2। हाँ, माइनस का x/2 है। तो चलिए, तो आपका फर्स्ट टर्म मतलब a हो गया, आपका क्या आ गया बेटे, x आ गया, और इसका कॉमन रेशियो हो गया r माइनस का x/2। अच्छा, अब ये जीपी क्या है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है। तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, कौन बताएगा फॉर्मूला फटाफट। इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, a बाई 1 माइनस आर होता है बेटा जी, वेरी गुड, a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a मतलब फर्स्ट टर्म मतलब x, 1 माइनस आर, आर क्या है बेटा, तो -x/2, तो ये प्लस हो जाएगा x/2। चलिए, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा सा डॉट 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 कॉम्प्लिकेटेड चीज, ये कुछ नहीं, ये तो लिखा हुआ है ये x अपॉन 1 प्लस x/2 लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है। चलिए, तो हमने साइन इनवर्स के अंदर वाले चीज को सॉल्व कर कर एक सिंपल एक्सप्रेशन में ले आया। सिमिलरली हम कॉस इनवर्स पर जा सकते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर क्या लिखा बेटा जी, x² माइनस x4/2 प्लस x6/4 ऐसे चल रहा है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। ये भी x जीपी बना रहा है, इनफाइनाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म x² है, और इसका भी कॉमन रेशियो क्या है बेटे, जल्दी से देखो, कॉमन रेशियो क्या है, माइनस का x²/2 है इसका कॉमन रेशियो। आप चेक कर लो, कॉमन रेशियो निकालना कोई बड़ी टास्क नहीं है। दूसरे वाले टर्म को क्या करो, पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल होगा, x², बच क्या जाएगा, -x²/2। लो, सिंपल है। ऑलराइट, तो यहां से पता चल गया कि ये भी एक इनफाइनाइट जीपी लिखा है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म x² है और जिसका कॉमन रेशियो क्या है, -x²/2 है, ठीक है, माइनस का x²/2। तो इसमें भी हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सिंपल सा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 माइनस आर होता है बेटा। a है x², 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा x²/2। लो, तो हमने क्या किया, जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा है जो टर्म्स, वो कुछ नहीं है बेटा, वो है आपका ये x अपॉन 1 प्लस x/2, और जो कॉस इनवर्स के साथ लिखा है वो ये है। अच्छा, अब सिंस ये साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 है, इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, फटाफट बताओ, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए या नहीं, बोलो, होने चाहिए ना। ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक π/2 आएगा ही नहीं, और उसने तो बोल दिया कि π/2 है दोनों का सम, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल है।
दिखने में नहीं लग रहा है, तो बस हमको ये चेक करना है कि किस x के लिए इक्वल होगा। तो चलिए, तो फाइनली हम बोल सकते हैं नाउ कि x अपॉन 1 प्लस एक्स बाई टू ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू के। क्या यहां तक सबको समझ में आया? बोलो बेटे, नहीं तो फिर दोबारा समझाऊंगा, फटाफट बोलो। क्लियर है? चलिए नाउ अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकालना है। तो एक तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट और राइट में पुट करोगे तो इक्वल आएगा, 0 पुट करोगे तो इधर भी 1 बनेगा, इधर भी 1, तो 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसने कंडीशन दे रखा, अब इसका यूज करो। इसने क्या बोला कि जो x का मॉड लोगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए और √2 से छोटा होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना है आपको, यानी कि हम x को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि x को 0 ले लेंगे तो मॉड x भी 0 ही आएगा। और इसने क्या बोला, 0 से ग्रेटर चाहिए, तो 0 तो x नहीं है, इतना कंफर्म हो गया। अब सिंस x 0 नहीं है तो हम डायरेक्ट कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, इधर वाले x से उधर वाले x को काट सकते हैं। ऐसा करते नहीं है बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में कि हम ऐसे वेरिएबल्स को दोनों साइड कट नहीं करते। हम क्या करते हैं, दोनों को एक साइड लाते हैं, कॉमन लेकर फैक्टर बनाते हैं और फिर आंसर लिखते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों कर पाए? बिकॉज इसने बोल दिया ना कि 0 मत लो, तो सिंस 0 नहीं है तभी करते हैं ऐसा। तो चलो अब तो सिंपल हो गया, यहां से दिख रहा होगा ये 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन यहां से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप लोग समझ जाना, एक स्टेप में आगे जा रहा हूं। यहां 1 है और नीचे में 1 प्लस एक्स बाई टू है, ठीक है। तो हम यहां से देख सकते हैं ये 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस एक्स बाई टू किससे, इधर x है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर x बच गया, तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब फिर से वही चीज, सिंस 0 नहीं है तो कैंसिल कर दो, वैसे भी प्लस माइनस में तो कर ही सकते हैं। तो यहां से आंसर क्या आ गया, 1 बराबर x। यही आपका फाइनल आंसर हो गया कि x की वैल्यू 1 रखोगे तभी ये साइन इनवर्स इतना जो लिखा हुआ है और कॉस इनवर्स इतना लिखा हुआ है ये पाई बाय 2 के इक्वल होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो बेटे कितना अच्छा प्रॉब्लम है, इससे इसको बोलते हैं ना मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम, मतलब एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे टॉपिक्स का नॉलेज गेन होगा। अगर अगर आपको इस देखो क्यों, एक तो पहला चीज इसमें क्या सीखा हमने, इसमें तो ये सीखा पहला चीज कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, उसकी प्रॉपर्टीज का नॉलेज लगाया। दूसरा हमने ये सीखा कि इसके अंदर जो टर्म्स लिखा है वो इनफाइनाइट जीपी है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये भी कंसेप्ट सीखा। फिर तीसरा ये सीखा कि साइन इनवर्स में जो भी लिखा हुआ है अंदर और कॉस इनवर्स में जो अंदर लिखा हुआ है वो पाई बाय 2 का इक्वल तभी होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो वहां से हमको x की वैल्यू। तो ऐसे एग्जांपल्स ना आपको रखने हैं एज किसके लिए, रिवीजन के लिए। इससे तो प्रॉपर्टीज तो आपका रिवाइज हो ही रहा है ना, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है तो वो तो रिवाइज हो ही रहा। दूसरा क्या कि हमको एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी क्लियर हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एपीजीपी का 12th में यूज नहीं होता, बहुत यूज होता है, आप जान लो। ऐसा नहीं है कि टिग्नोमेट्री 11th में पढ़ लिया तो उसका यूज नहीं होगा, तो इतना यूज होगा टिग्नोमेट्री की मत पूछो। तो इसीलिए हर एक टॉपिक्स को एक दूसरे से रिलेट कर कर हम आगे बढ़ेंगे, और खासकर जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम देते हैं तो आपको ऐसे मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चलिए बेटा, सबको समझ में आया एग्जांपल? बोलो बेटे, आगे बढ़ो नेक्स्ट एग्जांपल। ओके बेटा, चलिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट लिखो सारे बच्चे। इसमें बताना है इफ रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन इज m to n, देन आपको बतानी है देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n बतानी है। पहले तो फटाफट लिखो सारे बच्चे इस एग्जांपल को, सारे बच्चे लिखेंगे। ठीक है ना,
इसमें बोल रहा है कि इफ रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस tan इनवर्स, अगर इसका रेंज m से लेकर n तक है क्लोज ब्रैकेट, तो m प्लस n की वैल्यू इसमें से क्या होगी, है ना, ये आपको बताना है बेटे। तो चलिए बेटे करते हैं, है ना, कुछ ज्यादा तो है नहीं इसमें, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे सबसे पहला चीज देखो, इस क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिक है समझो, कि आपके पास लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स एक्स। अब बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर अभी आपने बताया क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू तो π/2 हो सकती है। मैंने बोला हाँ ये तो बताया आपको, तो उसने इसको लिख दिया π/2। चलो लिख दिया, तो बन क्या गया π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स। अच्छा सर, अब सर ये तो π/2 है और tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां जाता है, उसमें हम π/2 ऐड कर देंगे, तो tan इनवर्स का रेंज होता है सर -π/2 से प्लस π/2। तो π/2 जब इसमें ऐड होगा तो फाइनल रेंज पूरे फंक्शन का बन जाएगा 0 से पाई बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, π/2 माइनस π/2 0 और π/2 π/2 पाई, ये आंसर हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा, है कि नहीं, ये आपका पाई आ जाएगा। लेकिन यहां पे सिचुएशंस ऐसा नहीं है कि नहीं, हम तो ये जानते हैं ना बेटे कि हम इसको ऐसे नहीं सोचेंगे बेटे, है कि नहीं, भले ही यहां से आंसर मैच हो जाए या नहीं हो, बट हम ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे, द रीजन इज, आप ऐसे सोचो कि पहले रेंज, किसी भी डोमेन का रेंज क्या होता है, किसी भी फंक्शन का एक आउटपुट होता है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट का मतलब y की वैल्यू, और डोमेन होता है x। तो जो इनपुट डालोगे, इनपुट का मतलब डोमेन, तो जो आप इनपुट अलाउज है उसी पर तो आउटपुट चेक करोगे। जो इनपुट अलाउ है, मान के चलो जो इनपुट हम रख ही नहीं सकते उस पर हम आउटपुट कैसे चेक कर लें, पहला चीज तो ये। तो पहले हम ये देखेंगे ना कि क्या जो इसका डोमेन है, मैं बोलूं इस पूरे फंक्शन का साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा, तो बेटा इसका डोमेन होगा जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन है, वो क्या है -1 to 1। मतलब इसमें x की इनपुट तो इतनी ही अलाउ है कि हम -1 to 1 ही रख सकते हैं, और कुछ रख ही नहीं सकते, हाँ, और कुछ नहीं रख सकते हम इसमें। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी x है वो -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो जैसे ही x -1 से 1 के बीच में आया तो वैसे ही tan इनवर्स का रेंज चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो tan इनवर्स का रेंज चेंज हो जाएगा बेटे। अब सोचोगे सर चेंज होकर होगा क्या, तो आप ऐसे सोचो ना, अगर x की वैल्यू -1 है तो tan इनवर्स हो जाएगा -π/4, हाँ हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स π/4 हो जाएगा। तो जो हम -π/2 से π/2 रेंज ले रहे थे tan इनवर्स का, वो गलत ले रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां साथ में साइन और कॉस इनवर्स है। तो अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो इसका मतलब x तो जाएगा -1 से 1 में, और अगर x -1 से 1 में गया मतलब इनपुट तो इतना ही हुआ, तो tan इनवर्स का आउटपुट इसी बीच में रहेगा। पहली बात तो ये समझ लो, इसी बीच में रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा फाइनल रेंज, तो कुछ नहीं, इसमें π/2 ऐड कर दो, जो tan इनवर्स का रेंज आया उसमें π/2 ऐड कर देते हैं बेटे, देखते हैं क्या बनता है। तो पहला हो जाएगा π/2 में -π/4 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा रेंज। तो फाइनल रेंज अगर हम लिखेंगे फंक्शन का तो वो हो जाएगा आपका π/2 -π/4, ये आ जाएगा, कॉमा π/2 प्लस π/4, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से करो चेक, क्या आ जाएगा, π/2 में से π/4 चला जाएगा, मतलब 90 में से 45, तो 45 ही बचेगा। π/2 और π/4 ऐड करो बेटा, कितना आएगा, ये 3π/4 ही आएगा।
देखो चेक करो, आया ना? इसको ऐड करोगे 3π/4 बनेगा। अब ये हो गया आपके लिए m और ये हो गया n। आपको क्या बताना है? m प्लस n बताना है। तो m के प्लेस पर क्या है? π/4 और n के प्लेस पर क्या है? 3π/4। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई थिंक पाई ही आएगा, 4π/4। तो 4 से 4 कैंसिल, ये क्या आ गया? पाई आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, एक बच्चा ने बोला कि सर उस समय भी तो पाई आ रहा था, लेकिन उसने रेंज गलत निकाला था ना बेटे। आपका रेंज आया था 0 से पाई, तो दोनों का सम पाई हो गया। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में रेंज पूछा होता तब तो आप ये आंसर करते और गलत हो जाता। जबकि रेंज क्या है इसका? π/4 से 3π/4। हाँ, इस दोनों को भी ऐड किए तो पाई ही आ गया, वो अलग बात है। आप क्वेश्चन लॉजिक समझ रहे हो ना बेटे? आपसे रेंज पूछा होता, आपसे रेंज थोड़ी पूछा, आपको रेंज का लिमिट का सम पूछा है, m प्लस n पूछा। ठीक है, तो ये गलती हम नहीं करेंगे। जब भी रेंज की बात हो ना बेटा, तो हम फोकस करेंगे पहले इनपुट। आउटपुट तभी निकालेंगे ना जब इनपुट पता हो। तो इनपुट क्या रख सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अगर इनपुट पता चल गया तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या आ सकती है वो हम देख लेंगे, और फिर वहां से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो बेटे। देखो, इजी क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी था। इसमें ट्रिक क्या था कि जो आप गलती कर सकते थे उसको मैंने ओवरकम किया है ना, ताकि वो गलती आप नहीं करेंगे। आपका मोटिव आंसर निकालना नहीं, लर्न करना है, सीखना है। चलिए, क्लियर हुआ? चलिए, तो हाँ बोलो बेटे। का एग्जाम टाइम कितने तक रहेगा? आपकी आवाज धीरे आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। फिजिक्स का एग्जाम टेस्ट का टाइम कब तक रहेगा? 1 बजे तक है ना, 1 से 1:30 बजे तक। आप जब भी 1:30 बजे तक आप भेज सकते हो। आप बिल्कुल मत घबराओ, अभी पढ़ाई करो। ठीक है, मैं सर को बोल दी। चलिए, ऑलराइट। पक्का बोल देना। हाँ, मैं अभी आपके सामने तो बोला। मानसी बताओ, बोला कि नहीं? बोल दिया। चलिए, अब यहां पर एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर अपना लेक्चर आज का फिनिश होगा। लिखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, है ना? थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशन इन द सेंस कि आपको रेंज का नॉलेज थोड़ा सा आना चाहिए। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हिंट दूंगा और आप लोग घर से ट्राई करके आना। ठीक है, हिंट क्या है समझो। देखो, इसने क्या बोला, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब, है ना? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम से इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, अब ऐसे प्रॉब्लम्स देखकर हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आना चाहिए। अच्छा, तुम ऐसे भी देख लो, कहीं पर ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप चीज होती है ना, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, तो ट्राई करो उसको ए प्लस बी टाइप चीज बनाने की। उससे क्या होता है ना, वो कुछ स्टैंडर्ड्स आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज डायरेक्ट यूज हो जाता है। जैसे यहां देखो, साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का क्यूब है। अगर मैं इसको ए मान लू और इसको बी मान लू, तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अगर a प्लस बी एक साथ आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर एक साथ आ जाएगा, तो उसके प्लेस पर हम π/2 लिख देंगे, तो वैल्यू निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये सोचेंगे कि क्या ए क्यू प्लस बी क्यू को हम a प्लस बी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेटा जी, आपने ये पढ़ा होगा बचपन की क्लासों में, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जिसको नहीं पता है लिख लो, है ना? वैसे 11th में इसका यूज तो होता ही है कि नहीं? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं बोलू यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ,
तो ये वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आ जाएगा। अब यहां से देखो क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू था, उसको हमने a प्लस बी टाइप्स में दो जगह लिख दिया ना, तो यानी कि अब सिचुएशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर हम ऐसा लिखेंगे तो, नहीं तो फिर तो हम सोच ही नहीं पाएंगे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहां से देखो सारे बच्चे ध्यान से कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स क्यू प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यू मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू पर ब्रेक कर कर इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab मतलब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और फिर इंटू में a प्लस बी मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको दिख ही गया होगा कि पाई बाई टू कहां कहां बन रहा है। तो ये एक पाई बाई टू बनाएगा, प्रॉपर्टी यूज कर लिया, ये पाई बाई टू हो गया, तो पाई बाई टू का क्यूब हो जाएगा माइनस ये भी बेटा पाई बाई टू बना देगा, हाँ ये भी पाई बाई टू बना देगा। तो इस पाई बाई टू को मैं इधर 3 के साथ लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई टू इंटू फिर है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। अब सिंस ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो थोड़ा सा वैल्यू को चेक करने में कि मिनिमम मैक्सिमम को चेक करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक टाइप में कन्वर्ट कर लो, उससे ज्यादा इजी होगा। तो इसका मतलब मुझे इस साइन इनवर्स एक्स को तो साइन इनवर्स एक्स रहने दिया, अब जो कॉस इनवर्स एक्स वाला टर्म बचा तो यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, वही प्रॉपर्टीज, फिर से हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को हम पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिकॉज अभी आपको प्रॉपर्टीज बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर चला जाएगा बस। अब ये पूरा साइन इनवर्स में आ गया तो थोड़ा सा इजीनेस होगा आपको चेक करने में, देखो कैसे। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा पाई का क्यूब अपॉन 8 माइनस 3 पाई बाई टू। अब यहां से देखो ये साइन इनवर्स है, ये पाई बाई टू है और माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो आप एक समय के लिए साइन इनवर्स एक्स को कुछ लेट कर लो, मान लो कुछ भी है जेड है ना, जेड मान लिया है ना, मान लो कि उससे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बनाने में हेल्प मिलेगा आपको, मान लो जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या आ जाएगा जेड इंटू पाई बाई टू है ना, तो और बाहर में 3 पाई बाई टू उसको रहने देते हैं, तो पहले तो हम ऐसे लिख लेंगे जेड इंटू पाई बाई टू माइनस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा पाई का क्यूब बाई 8 प्लस ये माइनस इधर आ गया तो प्लस हो गया, अब ये जेड स्क्वायर माइनस जेड पाई बाई टू हो गया। ठीक है, अब तुम देखो कि इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू कब होगी कि जब ये मिनिमम हो प्लस ये भी मिनिमम हो, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू देगा, हाँ ये वेरिएबल है क्योंकि यहाँ जेड क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये क्या है क्वाड्रेटिक है जेड में, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू हम रेंज से सीखते हैं, जब फंक्शन रेंज पढ़ते हैं 11th में डोमेन रेंज निकालना, तो वहां पर हमको सिखाया जाता है कि जब भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू निकालना हो या मैक्सिमम या रेंज देखना हो तो आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो यहां पर इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर और फिर जाकर वहां से आपको क्लियरली दिख जाएगी मिनिमम वैल्यू क्या होने, समझ में आ रहा। तो क्या कर लोगे इसके बाद या मैं बताऊं, बोलो बेटे। वैल्यू को मिनिमम होना है तो ये भी मिनिमम होना चाहिए और ये भी मिनिमम होना चाहिए, तो ये तो मिनिमम क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है पाई क्यू बाई, मतलब मिनिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो अब इस पूरे में हम ध्यान से अगर देखेंगे बेटा है ना, तो यहां पर क्या है जेड स्क्वायर माइनस जेड पाई बाई टू है कि नहीं। एक सेकंड बेटा होल्ड, मुझे देखनी है तो मैं कैसे देखूंगा कि पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना इज द वेरी सिंपल टास्क, पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं कि जो भी जेड का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, तो पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 हो जाएगा
तो z माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, और फिर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि अब ये पूरी वैल्यू का मिनिमम आप डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे? तो देखो, ये तो हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। आज वेडनेसडे मेरे क्लास नहीं है। हाँ बेटे चलो, तो यहां पे अब सिंपली चलो कुछ नहीं है, तो ये परफेक्ट Yes, sir. स्क्वायर। सर हाँ, लास्ट वाला स्टेप दोबारा से समझा एक बार। ये देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसको इसको सॉल्व करो बेटा, यही आएगा ऊपर वाला। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, ए स्क्वायर ये आ जाएगा, 2a भी करोगे तो ये आ जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस आएगा, ये कैंसिल कर देगा तो यही बन जाएगा, है ना। ये ऐसे आता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना 11th क्लास में सीखना पड़ता है, नहीं तो आप कैसे आ गए। देखो यहां से कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करो, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, तो -1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, और फिर 1 का स्क्वायर इधर माइनस कर दो। आप इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, तो वही कंसेप्ट। आ गया सर। हाँ, तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का जो टर्म होता है बेटे, है ना, कोई भी स्क्वायर का टर्म होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हाँ, 0 होती है, मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। और 0 कहां पर होगा? बोलो, पाई बाई 4 पे होगा 0, है कि नहीं? 0 कहां पे होगा? पाई बाई 4 पे होगा। तो पाई बाई 4 क्या एक्सेप्टेबल है? तो z किसको माना था आपने? साइन इनवर्स x को। हाँ, तो पाई बाई 4 एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये पाई बाई 4 होगा तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो बस पाई बाई 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा क्या? देखो, पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। तो इसको सॉल्व किया तो पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई क्यूब बाई 32 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से 32, 8 4 जा तो 4 पाई क्यूब माइनस 3 पाई क्यूब, तो पाई क्यूब बाई 32, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां से देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम है, तो जो बच्चे, है ना, चाहे तो आप इसको स्केप कर सकते हैं, है ना, बट मैं बताया इसलिए था क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन यूज हुआ है। एडवांस थोड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें रेंज का कंसेप्ट आपको 11th क्लास में अगर नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत होगी इसको करने में। बट फिर भी मैं जो भी कंसेप्ट यूज होता है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस सर। ठीक है। हैव ए नाइस